I am Sanjay Tyagi, English lecturer from Bhagwanti Saraswati Vidya Mandir Inter College, Muzaffarnagar. I will teach you fourth poem from an elegy written in country churchyard. From an elegy written in country churchyard, कब्रिस्तान के पास लिखे हुए शोक गीत. Composed by Thomas Gray, an English poet, classical scholar and professor of Cambridge University, was born in London 1716. What is an elegy? Elegy क्या होती है? Elegy is a mourning song. It may be personal, in which the poet mourns the death of his friends and relative. It may be impersonal, in which the poet laments the general fate of mankind. Elegy एक शोक गीत होता है. यह अपने किसी निकट के लिए पर्सनल हो सकता है, अपने किसी निकट के लिए गाया जा सकता है, या किसी मानव के बारे में, सामान्य व्यक्तियों के बारे में भी गाया जा सकता है. यहाँ पर कवि थॉमस ग्रे जो है एक्सप्रेस करता है अपने विचारों को, अपने दोस्त के लिए वर्णन करता है और हेमलेट्स गांव के जो सामान्य पूर्वज है उनके लिए व्यक्त करता है. एनालॉजी का सारांश क्या है? इसमें लेखक एक चर्च के पास, कब्रिस्तान के पास बैठा हुआ है और चर्च की घंटियों की आवाज को सुनता है जो इंडिकेट करती है कि दिन समाप्त होने वाला है. फिर जो उसके जानवरों के रम्हाने की आवाज सुनता है और वे भी चारागाह से अपने घर की ओर लौट रहे हैं, वे भी इस बात को इंडिकेट करते हैं कि अब दिन समाप्त होने वाला है. पूरा दिन किसान को अपने खेतों में कार्य करने के बाद अपने घर की ओर लौट रहा है. ये सब बातें इंडिकेट कर रही हैं कि अब दिन समाप्त होने वाला है. सब अपने अपने डेस्टिनेशन, सब अपने अपने लक्ष्य पर सुरक्षित पहुंच गए हैं. केवल लेखक इस अंधकार में रह गया है. उन साधारण लोगों की, साधारण और लिटरेट अशिक्षित लोगों की कब्र को एक सामान्य से स्थान पर बनाया गया है. एलम्स, देवदार और सदाबहार के वृक्ष के नीचे उनकी कब्र बनाई गई है और कब्र पुरानी होकर टूट गई है जिसमें से घास उत्पन्न हो गई है. प्रत्येक पूर्वज उस सामान्य सी कब्र में हमेशा के लिए लेटे हुए हैं. कोई भी उन्हें उनकी कब्र से नहीं उठा सकता है. द ब्रीजी कॉल, प्रातः काल की जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, सुबह सुबह को ताजो सांसों को ताजगी देती है और पक्षी अपने घोंसले में चहचहाते हैं और चहचहाकर इस बात को इंडिकेट करते हैं कि दिन निकल आया, उठ जाओ. इसी प्रकार से जब मुर्गा भाग देता है वो भी इस बात को इंडिकेट करता है, इस बात को इंडिकेट करता है कि भाई दिन निकल आया है. लेकिन उन्हें उनके प्यारे बिस्तर से कोई भी साउंड नहीं जगा सकती है. बताता है कि जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, धनी और संपन्न लोग होते हैं, उन्हें गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि उनकी पारिवारिक खुशियां बहुत छोटी थी, भाग्य उनके पक्ष में नहीं था और उनके महान कार्य को सुनना कोई पसंद नहीं करता था और उनकी जो जीवन का इतिहास था बहुत ही साधारण था. हमें अच्छे परिवार में पैदा होने पर घमंड नहीं करना चाहिए और नहीं दिखावा करना चाहिए कि हम बहुत धनी संपन्न हैं. जो धन दौलत हमें अपने बड़ों से या अपनी मेहनत से जो भी हमें प्राप्त होती है उस सब को एक ना एक दिन मरना होता है. डेथ, मृत्यु सभी वस्तुओं का निश्चित अंत होता है. इन दिस पोएम द पोएट थॉमस ग्रे इज स्टैंडिंग इन ए चर्चयार्ड एंड हियर्स द चर्च बेल announcing the end of the day. He remembers his forefathers, his rude forefathers, yeah, simple and innocent forefathers who are buried, who are lying buried in their simple grave forever. No sound can rouse them from their lovely bed as swallow tweetings and cook shrill cry. No sounds can rouse them from their lovely bed. The rich and prosperous people should not laugh at the simple work of the poor people because their joy are very short and simple and destiny is not favor of them. No one likes to hear their great works and laugh them scornfully because the life history of the poor people are very simple. We should not boast to take birth in a noble family, in a higher family, and not to show that we are rich and prosperous. Because death comes everyone. It has no difference between rich and poor. Death is the certainly end of all things. Next poem. The curfew tolls the knell of parting day.
कर्फ्यू टोल्स कहते हैं जो चर्च की में बजने वाली जो घंटी की साउंड्स होती है। नैल भी उसे कहते हैं साउंड्स ऑफ फ्यूनरल बेल। जो दाह संस्कार के समय जो घंटी बजाई जाती है वो पार्टिंग डे दिन के विदाई को इंडिकेट करती है। चर्च में बजने वाली अंतिम घंटी इस बात को इंडिकेट करती है कि दिन अब समाप्त होने वाला है। एंड लॉविंग माने रमहाते हुए, क्राइंग, लॉइंग हर्ट्स माने झुंड, विंड लौट रहा है स्लोली ओवर द लीली कहते हैं ग्रासलैंड, घास के मैदान से, यानी कि पूरा दिन जानवर चरने के बाद अपने घर की ओर लौट रहे हैं। ये सब इस बात को इंडिकेट करते हैं कि दिन अब समाप्त होने वाला है। एंड प्लोवैन किसान होमवर्ड्स घर की ओर, प्लोड हिज वियरी वे थका हुआ किसान पूरा दिन कार्य करने के बाद अपने घर को लौट रहा है। ये भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि दिन अब समाप्त होने वाला है। एंड लीव द वर्ल्ड, लीव माने छोड़ दिया, रह गया द वर्ल्ड एंड डार्कनेस टू मी, सब अपने अपने लक्ष्य पर, निर्धारित लक्ष्य पर पहुंच चुके हैं, केवल इस संसार में मैं और अंधकार रह गया है। बेनीथ दोज रग्ड एल्म्स एंड यू ट्री सेड, बेनीथ कहते हैं नीचे, दोज उनकी रफ भद्दी सी, एलम और यू पेड़ की शेड माने छाया में, देवदार और सदाबहार पेड़ की छाया में उनकी एक रफ खुरदुरी सी कब्र बनी हुई है। वेयर ह्यूज माने उभर आई है, मिट्टी जहां पर उभर आई है। ट्रफ माने जंगली घास उत्पन्न हो गई है। इन ए मैनी मॉल्डरिंग हीप, टूटी फूटी उस कब्र के ऊपर जंगली घास उभर आई है। ईच इन इज नैरो सेल, ईच माने प्रत्येक, अपनी अपनी सेल में, अपनी अपनी कब्र में दफनाए हुए पड़े हैं। एवरलेड माने हमेशा के लिए। द रूड माने सिंपल एंड इनोसेंट, फोरफादर्स माने पूर्वज, और लॉ रूड एंड फोरफादर ऑफ द हेमलेट स्लीप। हेमलेट एक छोटा सा गांव जिनके पूर्वजों के बारे में कवि वर्णन कर रहा है, वे अपनी साधारण सी कब्र में हमेशा के लिए लेटे हुए पड़े हैं। द ब्रिजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग बॉल, सुबह सुबह की जो ठंडी हवाएं चलती हैं वे सांसों को ताजगी देती हैं, इसलिए लोग उठ करके अपना घूमने के लिए जाते हैं, ताजी हवा को आनंद लेने के लिए। द श्वैलो अबाबील, ट्विटरिंग माने चहचहा रही है, फ्रॉम द स्ट्रॉ बेल्ट सेड, तिनकों से बने हुए अपने घोंसले में अबाबील भी चहचहा रही है। द कुक श्रिल क्लैरियन, और मुर्गा भाग दे रहा है। एंड इकोइंग हॉर्न्स, और शिकारी जो हैं वे बिगुल बजा रहे हैं अपने हॉर्न्स को इकट्ठा करने के लिए। नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लवली बेड, कोई भी साउंड, कोई भी आवाज उनको उनके प्यारे बिस्तर से नहीं उठा सकती है। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, महत्वाकांक्षी लोगों को, धनी लोगों को, गरीब लोगों के कार्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉय, उनकी जो होम के लिए पारिवारिक खुशियां थी बहुत ही सिंपल, बहुत साधारण, बहुत छोटी थी। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और उनका भाग्य जो है अस्पष्ट था, उनके पक्ष में नहीं था। नोर ग्रैंडियर हियर, ग्रैंडियर हियर, कोई भी उनके महान कार्य को सुनना पसंद नहीं करता था। एंड स्माइल, एंड विद डिस्डेनफुल स्माइल, और केवल डिस्डेनफुल, हेटपूर्ण, घृणापूर्वक उन पर मुस्कुराते थे। द लाइफ द शॉर्ट एंड सिंपल, एनल कहते हैं, एनल्स कहते हैं लाइफ हिस्ट्री, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पुअर पीपल्स, गरीब लोगों के जीवन का इतिहास बहुत ही छोटा और साधारण था। द बोस्ट ऑफ हेरेडिटी, द पंप ऑफ पावर, हमें अच्छे कुल में पैदा होने पर घमंड नहीं करना चाहिए, पंप एंड पावर और आडंबर, दिखावा भी करना नहीं चाहिए। एंड ऑल द ब्यूटी, ऑल द वेल्थ एवर गिव, दो धन दौलत सुंदरता जो भी हमें प्राप्त होती है, अवेट्स अलाइक इनविटेबल आवर्स, उसे समय से बचाया नहीं जा सकता है। द पथ ऑफ ग्लोरी, अच्छे कार्यों का मार्ग, सान, पथ मार्ग, ऑफ ग्लोरी सान, हमारे कार्यों का मार्ग भी हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। आई विल एक्सप्लेन लास्ट टू स्टैंजा। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, महत्वाकांक्षी लोगों को, गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। द रिच एंड प्रोस्पिरियस पीपल शुड नॉट लाफ एट द वर्क ऑफ द सिंपल पीपल बिकॉज देयर जॉय आर वेरी शॉर्ट एंड सिंपल एंड फेट इज नॉट फेवर देम, भाग्य उनके पक्ष में इतना ही था, फेट इज नॉट फेवर देम। नोर ग्रैंडियर हियर, Nobody wants to like hear their great work, कोई उनके महान कार्य को सुनना पसंद नहीं करता था। And laugh them scornfully, और उन पर hatefully, घृणा से केवल मुस्कुराते थे। Because their life is very short and simple, they did nothing special in the life. The life history of the people, of the Hamlet's people are very short and simple. Last explanation, the boast of hereditary to grave.
We should not boast to take birth in a noble family, in a higher family, not to show that we are rich and prosperous. Beauty, wealth and other things which we get from our elders, our forefathers, cannot avoid from death. Death comes everyone early and late. It has no difference between rich and poor. So death is the certainly end of all things. In this poem, the poet used oxymoron, the figure of speech. What an onomatopoeia. What is an onomatopoeia? Onomatopoeia, it suggests, onomatopoeia sounds suggests its meaning. जहाँ पर ध्वनि उसके अर्थ को इंडिकेट करती है, जैसे यहाँ पर कर्फ्यू टोल्स घंटी के बजने की साउंड्स होती है, लविंग हर्ट्स जानवरों के रमहाने की आवाज होती है, तो इसलिए कवि ने इसमें यहाँ पर ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है. इसकी राइमिंग स्कीम भी देख सकते हैं हम. इसमें लास्ट का जो वर्ड होता है डे, वाई ए डे, इंडिकेट मानते करता है ए के लिए. ली ई की साउंड देता है, ये ई मीन्स मानते हैं बी. वे मीन्स ए और मी ई बी. ए बी इज rhyming words of this poem.